नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए चीन पाकिस्तान का गाते हैं या बंद दरवाजे के पीछे चीन जैसे देशों से डील करते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों का मकसद देश हित है या नहीं, आप खुद जानते हैं। ऐसे ही बंद दरवाजे के पीछे गुप्त डील करने वाले अब बेनकाब भी हो रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने एक किताब लिखी है और वो किताब मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इस किताब का नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। और इसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विजय गोखले वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए चीन ने वाम दलों को अपना हथियार बनाया। ये किताब का वो हिस्सा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा आगे। मतलब चीन और वाम दल मिलकर इस डील को रोकना चाहते थे, उस न्यूक्लियर डील को जो भारत को शक्तिशाली बना रहा था। अब लेफ्ट पार्टियां इसे गलत बताने में लगी हैं, लेकिन चंद दिन पहले ही चीन के वेबिनार में लेफ्ट पार्टीज की मौजूदगी थी। लेफ्ट पार्टियां ही नहीं, कांग्रेस और चीन के बीच भी गुप्त डील के बारे में आप जानते हैं। सवाल है क्या चीन की सबसे बड़ी साजिश में लेफ्ट भागीदार था? सवाल यह भी कि चीन की चरण वंदना के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने घुटने क्यों टेक दिए? इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, उनका आपसे परिचय कराऊं उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ बार बार साजिश करने वाले चालबाज चीन और भारत का खाकर चीन की चरण वंदना करने वालों पर बड़ा खुलासा हुआ कि भारत में रहने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियां बात बात पर चीन का समर्थन क्यों करती हैं? क्यों लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस देश के दुश्मन चीन के वेबिनार में शामिल होते हैं? पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की किताब में हुए खुलासे से कुछ हद तक इस बात का जवाब मिल जाएगा कि कैसे भारत के खिलाफ साजिश करने वाले चीन के साथ देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां भागीदार बनती हैं और चीन के सामने नतमस्तक हैं। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने हाल ही में रिलीज अपनी नई किताब में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर दावा किया कि इसके विरोध के लिए चीन ने कम्युनिस्ट पार्टियों का इस्तेमाल किया था। अपनी नई किताब द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया में गोखले ने लिखा, साल 2007-2008 में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के दौरान तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में लेफ्ट पार्टियों के प्रभाव को देखते हुए चीन ने शायद अमेरिका के प्रति भारत के झुकाव के बारे में उनके डर का इस्तेमाल किया। भारत की घरेलू राजनीति में चीन के दखल का ये पहला उदाहरण है। इतना ही नहीं, गोखले ने अपनी किताब में जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का जिक्र भी किया। कैसे चीन ने मसूद का इस्तेमाल किया? खुलासा होने के बाद अब लेफ्ट के नेता ऐसी बात को गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। But left never had any foreign influence they have used. Left have their independent understanding and on the basis of their decide. So this type of falsehood only to blame the left, because left never did such anti-national work. What is the usual culture of the bourgeois party? As a matter of fact, my experience is that the leftists are nationalists to the core, and they would not do something which is against the interest of the country. And to that extent, therefore, I may not, on the face of it, accept what the Honorable former Foreign Secretary says in his books. लेकिन पूर्व विदेश सचिव की इस बात से भी बल मिलता है कि चंद दिन पहले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के वेबिनार में लेफ्ट पार्टी के कई नेता शामिल हुए थे, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की थी। लेफ्ट ही नहीं, कांग्रेस भी हमेशा चीन के प्रति नरम रही है। कांग्रेस और चीन के बीच मेलजोल की तस्वीरें देखी। साल 2005-2006 के ये दस्तावेज हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के दस्तावेज। ये वो फाउंडेशन है जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी के इस फाउंडेशन को चीन डोनेशन देता रहा। पुख्ता दस्तावेज देखिए, 2006-2007 में भी चीन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे, और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। खुलासे के बाद बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से अमित मालवीय ने लेफ्ट और कांग्रेस पर हमला बोला और ट्वीट कर लिखा, ये सिर्फ विश्वासघाती वामपंथी नहीं है जिसने भारत अमेरिका सौदे में बाधा डालने के लिए चीन के साथ भागीदारी की थी।
ये वही समय था जब 2007 में सोनिया गांधी ने महत्वपूर्ण सौदे पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपना समर्थन वापस लिया था। क्या ये संयोग हो सकता है कि सीपीसी उसी समय राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग कर रही थी? इतना ही नहीं, साल 2017-2018 में राहुल गांधी के चीनी राजदूत के साथ गुप्त मीटिंग की बात भी सामने आई थी। बिना सरकार को बताए क्यों राहुल ने गुप्त मुलाकात की, ये आज भी सवाल बना हुआ है। सवाल है कि जो चीन बार बार भारत के खिलाफ साजिश करता रहा, उस चीन के साथ साठगांठ क्यों? क्या देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश में वाम दल और कांग्रेस भागीदार हैं? सवाल ये भी कि चीन के आगे लेफ्ट दलों और कांग्रेस ने घुटने क्यों टेके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की ये वो किताब है जिसमें कई ऐसे पन्ने हैं जिसमें कईयों का कच्चा चिट्ठा है, और इसलिए मुझे लगा कि आपको ये किताब भी दिखानी चाहिए। किताब में लिखी बातें जो हैं वो आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स में दिखाया है कि क्या लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन उसका, जिसमें वो कहते हैं कि लेफ्ट का इस्तेमाल किया गया, लेफ्ट के जरिए भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील में अड़ंगा डालने के लिए चीन ने पूरी कोशिश की। राजीव गांधी फाउंडेशन का हिसाब किताब आपको पहले ही बता चुका हूं, या पहले ही सामने आ चुका है कि कैसे डोनेशंस मिल रहे थे चीन से। क्या ये सोच समझकर देश के खिलाफ हो रहा है? क्या ये एक ऐसी साजिश है जिसकी कड़ियां आज तक जुड़ती चली आ रही हैं और अब भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो चीन के कहने पर हो रहा है? भारत वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, ये नाम जो आप कोरोना काल में सुन रहे थे, क्या ये भी जो सवाल उठते हैं कि चीन के कहने पर होता है, इसके भी तार जुड़े हैं? इन तमाम सवालों पे जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विवेक जी, मुझे नहीं पता आपने किताब पढ़ी है या नहीं विजय गोखले जी की, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो बड़ा गंभीर है कि भारत एक बहुत अहम डील करने जा रहा था, न्यूक्लियर डील, और उसमें लेफ्ट चीन के साथ खड़ा था। अब देखिए साहब, ऐसा है कि अनेकों किताबें पॉलिटिशियंस लिखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स लिखते हैं, रिटायर्ड जजेस भी लिखते हैं, और टिप्पणियां होती हैं, पॉलिटिकल टिप्पणियां होती है। नटवर सिंह जी ने भी किताब लिखी है, तो इसका अंत नहीं है, लेकिन हमें एक न्यूट्रल तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए। मैं बड़े न्यूट्रल तरीके से आपको बोलूंगा, आप मुझे बताएं, अब आपने जो नैरेटिव अभी जो मैं आपका टाइम्स नाउ भारत पे सुन रहा था, इसमें आपने कांग्रेस को भी एक तरीके से भाई प्रो चाइनीज और एंटी नेशनल घोषित कर दिया, आपने कम्युनिस्टों को भी भाई प्रो चाइनीज और एंटी नेशनल घोषित कर दिया, और बाकी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने नाम नहीं लिया लेकिन इंप्लाई आप वही कर रहे थे। तो क्या देश में एक ही पार्टी रहनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी? बाकी हम सब लोग देश के लिए खतरा है क्या? ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जहां तक चाइना का सवाल है, आप मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सत्ता छोड़ना चाहेगी? 2004 से 2009 तक वामपंथियों ने यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्थन दिया, उनकी सरकार चली, आरटीआई लाए, बहुत सी स्कीमों को हम लोगों ने प्रेशराइज करके इंप्लीमेंट करवाया। तो आपको क्या लगता है कि चाइना को खुश करने के लिए जो आपकी थ्योरी है, हम लोग सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे? और जो कांग्रेस है जो आपके हिसाब से प्रो चाइना है, सर चाइना को खुश करने के लिए तो आप लोग इस हद तक जाते हैं कि आज बॉर्डर पर विवाद है, और आप कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर वेबिनार में शामिल होते हैं। सुने वेबिनार पे भी आऊंगा। और आप ये कहना चाहते हैं कि चाइना को खुश करने के लिए उस वक्त कांग्रेस डील कर रही थी अमेरिकियों से न्यूक्लियर। आपका नैरेटिव क्या है? आप पहले क्लियर हो जाएं कि कांग्रेस जो है प्रो चाइना या प्रो अमेरिका? अगर प्रो अमेरिका है तो न्यूक्लियर डील कर क्यों रही थी? और अगर प्रो न्यूक्लियर डील कर रही सर, थी, मैंने तो आपसे लेफ्ट को लेकर सवाल पूछा, आप उस पर जवाब दें। कांग्रेस पर मैं कांग्रेस से पूछ लूंगा। हम लोग कैपिटलिज्म के, इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं। लेफ्ट पार्टियों का भारत में एक स्टैंड है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक साम्राज्यवादी ताकत है जिसने तालिबान को क्रिएट किया, इराक को खत्म किया, ईरान को खत्म करना चाहती है, अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया, तेल की राजनीति करी, इस्लामिक टेररिज्म लाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा स्टैंड है, इसलिए हम ये आपका स्टैंड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस स्टैंड के लिए, इस स्टैंड के साथ आपको कोई इस्तेमाल कर ले, ये ठीक है क्या देश के खिलाफ? नहीं इस्तेमाल करता सर। अगर इस्तेमाल करना होता तो देश की लेफ्ट की पार्टियां चुनाव ना लड़ती। जो एक योगदान विश्व की मार्क्सवादी ताकतों को भारत की लेफ्ट पार्टियों ने दिया है,
वो है 1950s के अंदर हमारा रेजोल्यूशन। जफर इस्लाम साहब, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि उनका एक स्टैंड रहा है, वो उसी स्टैंड के तहत ये काम कर रहे थे, इसमें कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं है। जफर भाई, आवाज आ रही है आपको? जफर इस्लाम जी के पास आवाज नहीं जा रही है। प्रदीप सिंह जी, क्या लेफ्ट का जो विश्लेषण अभी हमने विवेक जी से सुना, आपने लंबी पत्रकारिता में वही विश्लेषण सही पाया है? नहीं, देखिए, वो जो बात कह रहे हैं, जो उनका स्टैंड, उससे तो कोई इनकार नहीं कर, लेकिन कुछ तथ्य हैं, उनसे भी कोई इनकार नहीं। 1962 में चीन से लड़ाई हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी जो गोरखपुर में स्वागत करने की तैयारी कर रही थी चीनी सेना की। कौन सी पार्टी थी? कोई दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी क्या? देश में 1975 में इमरजेंसी लगी, उस समय के सोवियत संघ के दबाव में सीपीआई ने इमरजेंसी का समर्थन किया। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। तो क्यों किया? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप जनतंत्र की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, इमरजेंसी का समर्थन करते हैं। लंबे समय तक सोवियत संघ जब तक था, ये विघटन नहीं हुआ उसका, कहा जाता था कि मॉस्को में बारिश होती है और दिल्ली में कम्युनिस्ट जो है छाता खोल लेते हैं। यहां से पर्चियां बनती थी, चिट्ठियां लिखी जाती थी, आप चिट्ठी लीजिए, जाइए मॉस्को में, आपको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। तो ऐसा ही मिल जाता। लेफ्ट पार्टीज के लोग और उसके अलावा लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट, इनको सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे पैसा मिलता था रेगुलर। और ये मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा। मित्रोकिन डॉक्यूमेंट देख लीजिए, उसके अलावा जितने लोगों ने लिखा है उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए। बताएं विवेक श्रीवास्तव जी कि थियानमेन पर उनका क्या स्टैंड, उइगर के मुसलमानों पर जो अत्याचार चीन कर रहा है उस पर उनका क्या स्टैंड, अमेरिका के बारे में उनका स्टैंड तो हमको पता है, लेकिन इन मुद्दों पर भी तो अपना स्टैंड। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले विवेक जी, ये इन मुद्दों पर भी स्टैंड क्लियर कर दीजिए। प्रदीप जी कह रहे हैं। प्रदीप जी, बड़ा क्लियर है। हमारा पहला स्टैंड है, रूस के अंदर जो क्रांति आई थी वो खूनी क्रांति थी, चाइना के अंदर जो क्रांति आई थी वो भी खूनी क्रांति थी लॉन्ग मार्च के बाद। लेकिन 1950s में कम्युनिस्टों ने रेजोल्यूशन लिया कि इंडिया के अंदर साम्यवाद की स्थापना, इंडियन डेमोक्रेसी संविधान के तहत चुनाव लड़ करके करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की भावनाएं हमारे फेवर में आए, वोट फेवर में पड़े तो सरकारें बनाए। आप 1962 पे चले गए, आपको 35 साल बंगाल का रूल नहीं दिखा, 25 साल त्रिपुरा नहीं दिखा, मणिपुर नहीं दिखा, केरला आपको नहीं दिखा। तो यहाँ जो डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसमें आपको चाइना दिख रहा है। सर, बंगाल की डेमोक्रेसी हमने देखी है। बंगाल की डेमोक्रेसी पर तो आज न जाएं तो अच्छा है। कैलकाटा हाईकोर्ट जो सुन रहा है, जो आपने आगे बेटन बढ़ाया ना जो तृणमूल कांग्रेस को, प्लीज उस पर ना जाएं। वो इतिहास खुलेगा तो फिर बहुत कुछ खुलता चला जाएगा। जफर इस्लाम साहब, लेफ्ट का जो स्टैंड रहा है उस हिसाब से उनका कहना है, उन्होंने उस वक्त काम किया था। विजय गोखले अपनी किताब में बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं। देखिए, लेफ्ट के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मेरी आवाज आप आ रही है क्या? आ रही है कि लेफ्ट जो है वो शुरू से, आज पहली बार नहीं, और गोखले जी की बात जो है वो बिल्कुल सही है। गोखले जी की बात जो है वो आज हकीकत वो सामने सबके रखे हुए है, इसलिए कि वो 20 साल रहे, उन्होंने सब अपनी जो आप बीती जो है वो उन्होंने अपने बुक में लिखी है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्होंने बुक में लिखा। और 1962 से देखिए, चाइना के गोद में बैठ जाते हैं ये और देश के खिलाफ काम करते हैं। हर बार मुझे आवाज आ रही वापस, चाइना के खिलाफ बैठ के ये, चाइना के साथ बैठ के ये देश के खिलाफ काम किया इन्होंने। ये पहली बार नहीं किया, हर बार किया है और ये आगे भी करते रहेंगे। इसलिए आप ये बात दुहाई दे रहे हैं अगर कि ये बंगाल में थे या त्रिपुरा में थे, इन्हें उखाड़ के फेंक दिया गया वहां से, वहां की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया कि इनकी जो नीति है और जिस तरह से काम करते हैं उससे समझ में आता है कि ये देश के हित में नहीं बट चाइना और उस तरह की ताकतों के साथ जुड़ जाते हैं और देश के हित को ताक पे रख देते हैं।
अब उनकी एक ही जगह राज बचा है, वो है केरला में। वहां भी उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और अरेबियन जो है सी में उनको जो है वही ध्वस्त कर दिया जाएगा, लेफ्ट आइडियोलॉजी, लेफ्ट के लोगों को। इसलिए कि इनकी सोच जो है वो देश हित में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाइना और उस तरह की ताकतें जो देश के खिलाफ काम करती है उनके साथ खड़े। प्रेम कुमार जी, आपके हिसाब से जो विजय गोखले लिख रहे हैं, लेफ्ट का इतिहास देखते हुए क्या उस पर यकीन किया जाना चाहिए? वह आवाज मेरी आ रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई अपने पैटर्न से हट करके, लीक से हट करके फैसले कौन ले रहा है। क्या परमाणु करार का विरोध करना जो लेफ्ट ने किया, वो अपनी परंपरागत नीति से उलट विरोध कर रहा था। उलट विरोध तो जो राजनीतिक निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा था, जो कि परमाणु परीक्षण के बाद से परमाणु करार होने तक के बीच वो पहले उसके समर्थन में था, लेकिन जब यूपीए सरकार लेकर के परमाणु करार आई तो बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से विरोध किया। तो जो अप्रत्याशित होने का फैक्टर जहां होगा, बेईमानी वहां होगी। जो परंपरागत रूप से परमाणु करार के विरोध में है, उसके लिए आप बेईमानी और देश विरोधी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, वो परमाणु करार 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ, जिसके बारे में उस परमाणु परीक्षण का जो समन्वय कर रहे थे डॉक्टर के संथानम, उन्होंने कहा था कि ये परमाणु परीक्षण जो है हमारे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। 45 किलोवाट की ऊर्जा उन्होंने निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो 20 किलोवाट की हुई। और इन परमाणु करार की वजह से हम आगे परमाणु परीक्षण करने की स्थिति में नहीं रह गए। ये हमारे राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सबसे बड़ा पहलू यह होना चाहिए। हमने किस कीमत पर ये परमाणु परीक्षण परमाणु समझौते किए। लेफ्ट ने इस हिसाब से इसका विरोध किया था, और इससे बड़ी बड़ी देशभक्ति की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या आप सहमत है इस बात से जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि देशभक्ति की चरम सीमा पर था लेफ्ट जब यह विरोध कर रहा था? सुशांत जी, बड़ी मुश्किल होती है जब आप जो मूल विषय हो उसको छोड़ के कुछ और बोलना हो तो गलत बोल जाते हैं आप। लेफ्ट के विचार में, लेफ्ट की आइडियोलॉजी में देश कहीं है नहीं। देश, कंट्री, नेशन, ये कहीं है नहीं। वो नेशन और नेशनलिस्ट इस पे भी नाराज हो जाते हैं। आप उनको एक बार राष्ट्रवादी कह के तो देखिए, वो समझेंगे उनको गाली दे रहे हैं। कहां से बात कर रहे हैं? आप राष्ट्रवाद को परिभाषित कर दीजिए हर्षवर्धन जी। मैं अभी आपका जवाब देता हूं। अभद्रता मत कीजिए। राष्ट्रवाद क्या है? होता है अभद्रता मत कीजिए। मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी नहीं हूँ, कर कहता हूँ। अरे आपकी खोखली बात सामने आ गई, राष्ट्रवादी नहीं होना क्या गुनाह है? बोल लीजिए आप। थोड़ा देशभक्त नहीं होना गुनाह। थोड़ा सा आप अपने आप को और दर्शकों को दिखाइए कि आप कितने गड़बड़ बोले। बोलिए। नहीं, एक मिनट बताइए क्या बता रहे हैं ना, दूसरों को देश विरोधी बताते हैं, दूसरों को विरोधी बताते हैं। बोला नहीं। अरे क्यों है? कंटेंट रखिए ना आप हैं। लेफ्ट की देश वाली बात आप बताइए ना। लेफ्ट देश मानता है क्या? एक सवाल का जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए तो मैं आपसे आगे बात करूं। आप बताइए ना कि लेफ्ट कब देश नहीं माना? लेफ्ट कब देश नहीं माना? आप बताइए ना कब उन्होंने देश। हिंदुस्तान का हर राजनीतिक पार्टी, संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति, संस्था कब देश भी मानता है, संविधान भी मानता है। को कहते हैं राजनीतिक बयानबाजी प्रेम कुमार जी। लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हम किसी नेशनलिज्म की अवधारणा में यकीन नहीं करते। बिल्कुल गलत बात। लेफ्ट के बिल्कुल आप लिखा दीजिए किस जगह, किस मैनिफेस्टो में, किस जगह कम्युनिस्टों ने लिखा करने के लिए। प्रेम कुमार जी, उनको पहले बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। इनसे बात करने के लिए नहीं आया। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कहिए, फिर प्रेम जी के पास चले जाएंगे। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि जिस पार्टी का जो मूल विचार है, और इनके मूल विचार को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूं। अभी विजय गोखले साहब की किताब मैंने नहीं पढ़ी है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ लूंगा तो उस पर बात करूं, लेकिन उसके जो हिस्से हैं वो मैंने पढ़े, जो अखबारों में आए हैं, जगह जगह आए, और जो अभी आपने टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाए। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, आप मुझे बताइए, जिसकी आलोचना, जिसकी चिंता, जिसकी चर्चा देश के कम्युनिस्ट नहीं करते? भारत में कहीं भी, ये सीरिया, इराक, ईरान, इजराइल, सबकी बात करते हैं। एक मौका मुझे बताइए जब इन्होंने चीन के भीतर नरसंहार की बात की हो,
तियानमेन चौक पर 10,000 लोगों को मार दिया, ये हत्यारे लोग ये बात करेंगे। और सिर्फ इतना नहीं है, भारत के साथ जितनी बार विवाद हुआ है, चीन का चेयरमैन इनका चेयरमैन हो जाता है, माई बाप चाइना है, बीजिंग से सब चलता है। और एक घटनाक्रम नहीं है, एक तरफा बात हो रही है सुशांत। नहीं, प्रेम जी मैं आ रहा हूं इस पर एक रिएक्शन विवेक जी का लेने दीजिए। विवेक जी जो विजय गोखले लिख रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ बात उनको जो लगी हो उन्होंने लिख दी हो। वो इसमें लिखते हैं किताब में कि कई लेफ्ट के नेता जो है वो चीन जा रहे थे और मिलते थे, वहां इलाज कराते थे। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, उनको लगता होगा कि वो जा रहे हैं और लंबा अनुभव है तो हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो उस संदेह को बढ़ा देता है जो विजय गोखले लिख रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, जो प्रदीप जी कह रहे हैं। इतिहास उठाइए तो फिर लगता है कि हाँ हो सकता है ये हुआ हो। नहीं, आप सुशांत जी देखिए, मैं आपको टोटली नकारूंगा नहीं। आप जो कह रहे हैं परसेप्शन की बात, की परसेप्शन इस तरीके का है, तो उसका देखिए आप एक रीजन को समझिए। मार्क्सवाद जो है दैट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी, इट इज मार्क्स वाज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। और स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने के बाद मार्क्स और एंगल्स ने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं द कैपिटल दास कैपिटल। उसमें उन्होंने बोला एक समाज की रचना, एक आदर्श समाज की रचना इस प्रकार से होनी चाहिए, तो एक थ्योरी को प्रस्तुत किया गया। मार्क्स ने क्रांति नहीं करी, लेकिन उस इकोनॉमिक थ्योरी को इंप्लीमेंट करने के लिए लेनिन, माओ, इन लोगों ने बाद में आकर के बदलाव करे। तो मार्क्सवाद एक वो कॉमन इकोनॉमिक थ्योरी है जिसको कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आप मानिए साहब, अमेरिका और चाइना में आपस में नहीं बनती, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका वो भी उस वेबिनार में था जिसकी आप बात कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया वो भी उस वेबिनार में थी। जापान की चाइना से नहीं बनती, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जापान वो भी उस वेबिनार में थी। पर सर वो मेरे देश की पार्टियां नहीं है ना सर, आप सुन तो मेरे देश के तो आप है ना। मैं तो आपको अपना मानता हूं ना सर, मैं उनको नहीं मानता। वो जाएं जिसकी पार्टी में जाएं। नहीं सुने, किसी कोई पार्टी में नहीं गया सर, ना कोई जलसा। इट वाज अ नॉन पॉलिटिकल मीटिंग, गलवान वाज नॉट डिस्कस्ड ओवर देयर। एंड ये सेमिनार जो है 19 अरे सर गलवान न डिस्कस हुआ हो, मैं कह रहा हूं गलवान न डिस्कस हुआ हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए, कल को इमरान खान आपको पार्टी में बुला लें और कहें कि मैं जो पुलवामा की बात नहीं कर रहा लेकिन तुम आ जाओ, क्या आपको लगता है कि ये स्थिति है ऐसी कि जाना चाहिए, किसी बीजेपी को जाना चाहिए वहां? आप मुझे बताइए सर, 1947 के बाद पाकिस्तान के साथ इतने युद्ध हुए, फिर भी शांति। अरे सर मैं अभी की स्थिति कह रहा हूं, अभी आप देखिए चीन से सीमा विवाद चल रहा है और आप उनकी पार्टी में जा रहे हैं। आप सुनिए पहले मेरी बात को, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। 1947 से आज तक पाकिस्तान का इतने वॉर हुए, इतने सैनिक शहीद हुए, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्हें मुशर्रफ को नहीं बुलाना चाहिए? अरे जब बुलाना चाहिए तो वो सरकार की तरफ से गए ना, कोई यहाँ की पार्टी थोड़ी गई। अब अभी एक बात बताइए, वहां गलवान में जो सैनिक मारे गए उनके परिवार वालों को आप ये बता सकते हैं कि मैं वहां पार्टी में गया हुआ था, मैं उनका वेबिनार अटेंड कर रहा था। वाजपेयी से और बीजेपी से क्यों बुलाया था परवेज मुशर्रफ को? और सही मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलवान में जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवार वालों को आप बोलेंगे कि मैं वहां चीन के एक पार्टी का 100 साल का कार्यक्रम हो रहा था इसलिए मैं वहां चला गया और मैंने वहां जाके गलवान की बात नहीं की? शांति की वार्ता क्यों करी? आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की, मुझे ये बताइए। ऐसी क्या मोहब्बत है आपको क्या मोहब्बत है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से? उनके 100 साल के कार्यक्रम में आप नहीं जाते तो क्या हो जाता? आप बता दीजिए फिर, भारत सरकार ने क्या ट्रेड बैन कर दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 100 साल के कार्यक्रम में दो सरकारों की नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से, आप 100 साल के कार्यक्रम में नहीं जाते तो क्या उनका कार्यक्रम नहीं होता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप नहीं जाते तो नहीं होता? नहीं, कोई बुराई नहीं है वेबिनार में, कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये कल्चरल एक्टिविटी है, जफर इस्लाम, ये कल्चरल एक्टिविटी के लिए मनाने गए थे वहां पर वेबिनार में। देखिए मैं एक जवाब देता हूं, देखिए इनका, अरे सुनिए, इनका दोहरा मापदंड जो है ना, ये जो मुखौटा पहने रहते हैं उसके मिसाल मैं आपको देता हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हकीकत जानते हैं ये भी कि ये इनका जो अंदर, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो पहले आप, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, सुन लीजिए। देखिए अरे सुनो तो, पहले मैंने आपके बीच में टोका क्या? पहले बात सुन लीजिए,
अरे सुनिए पहले बात, न्यूक्लियर डील जिसके तहत भारत, अरे मैं आपसे सुन लीजिए ना भाई, आपको तू मैं अगर हमने उसके खिलाफ बोला तो हम देशद्रोही हो गए। सुशांत जी या तो अगर आप तूतू मैं वाला शो करना चाहते हैं तो मैं इनसे तूतू मैं नहीं बोल रहे थे तो वो नहीं टोक रहे आप अगर बात मैंने तूतू मैं नहीं किया, मैं तूतू मैं नहीं किया। आप जफर भाई मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए जफर इस्लाम, आप बोलिए। हमारे ये नहीं, इनका वीडियो डाउन, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं जब देखिए इनसे कह रहा हूँ कि लेफ्ट वाले इतना तिमतिमा रहे थे जब यहाँ भारत के राष्ट्रपति जब आरएसएस के एक प्रोग्राम में स्पीकर के तौर पे गए, एक सोशल संगठन के प्रोग्राम में यहाँ पर गए, ये इतना तिमतिमा रहे थे, अजीब अजीब बातें कही इनके लोगों ने, क्या क्या नहीं कह डाला। आज देखिए ये चले जाए दूसरे कंट्री जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसके प्रोग्राम में जाए तो ये कह रहे कल्चरल प्रोग्राम कर रहे। यही दोहरा मापदंड आपको दिखाना चाह रहे थे कि आपका जो मुखौटा पहन के कर रहे। देखिए आप देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ नहीं देश के खिलाफ काम करने वाले ताकतों के साथ आप बराबर खड़े रहे, और आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। गोखले जी नहीं, गोखले जी के कहने से नहीं, ये चीज वाजे पहले से है, ये सबको पता है, आपका स्टैंड सबको पता है। आप नहीं आपका स्टैंड सबको पता है कि आप लोग चाइना के सामने, चाइना की बुराई दिखती रही, चाइना में जितना गलतियां होती है वो आपको सब अच्छी लगती है। देश में आपको देश की सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं। इसमें वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जो मान नहीं रहे कि आप 100 साल के कार्यक्रम में गए और कोई गलती नहीं थी, अगर वो नहीं गए होते, ऐसा रिसेंट वाकया नहीं होता तो शायद गोखले जी की किताब पे इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन आपने फिर कैसे नहीं जाते इनको, नहीं कैसे नहीं जाते, इनको तो नाम दर्ज करवाना है ना कि दुश्मनों के लिस्ट में, दुश्मनों के लिस्ट में नाम दर्ज करवाना क्यों नहीं जाते? नहीं है, लेकिन सुशांत जी की बात यहाँ, अरे सुन क्या लीजिए कि यहाँ जाने से परसेप्शन हमारे खिलाफ। विवेक जी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, देखिए विवेक जी, मैं आपसे मेरी मित्रता है, नहीं कोई हमारी दुश्मनी तो है नहीं। आपको देश की चिंता होती तो नहीं मुझे बतौर नागरिक देश की चिंता तो आपको नहीं है। एक मिनट जफर भाई, यहाँ ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि आप जो है वहां गए, आप देश विरोधी है, नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं विवेक जी कि मैं बतौर अगर भारतीय सोचता हूं कि जिस मुल्क से मेरा अभी सीमा विवाद चल रहा है, मेरे देश का सीमा विवाद चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले लोग शहीद हुए हैं, वो अगर एक खुशी मनाए और हम उस खुशी में शरीक हूं, ये शोभा नहीं देता। मैं आपको अपना एक साथी मानकर, अपना भारतीय भाई मानकर ये कह रहा हूं। आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। आप मैच्योर्ड जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं, काफी समय से आपको देख रहा हूं, आपका एनालिसिस ठीक है, परसेप्शन हमारे खिलाफ गया है, लेकिन आप इस बात में मुझे भी क्रेडिट दीजिए कि हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, यहाँ रहते हैं, इस देश की खाते हैं। कुछ बुरा होगा तो हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ। पर सर प्यार करते तो दिखाएंगे भी ना सर। चाइना वाइना कुछ नहीं है। एक वेबिनार जो हमारे हिसाब से एकेडमिक और कॉस्मेटिक और नॉन पॉलिटिकल था, उसकी वजह से हम गए थे। इट डजंट मीन देयर इज सम डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन एंड वी आर विद द चाइनीज पीपल। देयर इज नथिंग लाइक दैट। प्रदीप जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत देश से प्यार है, लेकिन एक कार्यक्रम था इसलिए चले गए, या ये परसेप्शन जो है ये बन गया इसलिए हम लोगों को ऐसे लगने लगा है कि ये कुछ देश के खिलाफ हुआ? देखिए सुशांत जी, जो विवेक जी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील का विरोध करना क्या देश विरोध है, मैं नहीं मानता। आप न्यूक्लियर डील का या किसी भी सरकार की पॉलिसी का, नीति का विरोध करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौते का विरोध करते हैं, इससे आप देश विरोधी नहीं हो जाते। लेकिन किसी के दबाव में करते तब ये होता है। अभी तक किसी ने नहीं कहा था कि आपने ये दबाव में किया। 75 में आपने इमरजेंसी का समर्थन सोवियत संघ के दबाव में किया, ये बात साबित हो चुकी है। गोखले साहब की किताब से ये बात अब तक से सामने आया है कि न्यूक्लियर डील का विरोध आपका सैद्धांतिक नहीं था, सिर्फ उसमें चीन का दबाव भी काम कर रहा है। और उस गोखले साहब की ही किताब में है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप देश विरोधी है। उन्होंने लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता जब सीमा विवाद की बात आती है, तो उसकी बात आती है, तो देश के पक्ष में रहते हैं। उन्होंने आपको देश विरोधी नहीं बताया। लेकिन इस मुद्दे पर जाहिर 20 साल तक वो चाइना देश पर या वहां एम्बेसडर रहे, दूसरे कैपेसिटीज में रहे, वो चाइनीज भाषा वहां की जानते हैं, सबसे ज्यादा डील किया है चाइना के साथ, उनको पता है, वो जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं इस पे एक और सवाल,
जो प्रेम कुमार जी से भी चर्चा में लाना चाहिए, उस पर आऊं उससे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें, 10 बड़ी खबरें दर्शकों को दिखा रहा हूं और फौरन हम इस डिबेट पर लौट रहे हैं। हमारी चर्चा लगातार जारी है। विजय गोखले, पूर्व विदेश सचिव, जिन्होंने किताब लिखी और कहा कि भारत जब न्यूक्लियर डील कर रहा था अमेरिका के साथ तो लेफ्ट चीन के कहने पर विरोध कर रहा था। इसी पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान, जफर इस्लाम बीजेपी से, प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से, प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, दो बातें। एक, जब हर्षवर्धन जी कह रहे थे तो आप कह रहे थे कि देशभक्त होना जरूरी है, राष्ट्रवाद होना जरूरी नहीं है अंदर। इसका जरा मतलब समझा दीजिए एक बार। बिल्कुल, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। राष्ट्रवाद जो है, हम बहु संस्कृति, बहुभाषा और एक देश के सिस्टम के पैरोकार हैं। हम एक संस्कृति, एक भाषा, एक देश वाले राष्ट्रवाद का हम समर्थन नहीं कर सकते। हिंदुत्व राष्ट्र का आधार, राष्ट्रवाद का आधार नहीं हो सकता। या कोई पर ये तो हर्षवर्धन जी ने तो कहा नहीं कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र का तो जिक्र नहीं हुआ सर। राष्ट्रवाद का मतलब तो वही होता है जो देशभक्त का होता है, देशभक्ति का होता है। बिल्कुल गलत, मैंने डिफाइन कर दिया। नहीं, ये आपका डिफिनेशन है ना सर। आप डिफिनेशन बनाएंगे तो राष्ट्रवाद का डिफिनेशन अलग हो जाएगा। राष्ट्रवाद का आपका क्या डेफिनेशन? मेरा डेफिनेशन वही है, जो देशभक्ति है वही राष्ट्रवाद है। और क्या है? राष्ट्र की बात करना राष्ट्रवाद है। और क्या है? एक संस्कृति, एक भाषा। ये आपके दिमाग में चल रहा है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। यहाँ 5 गेस्ट बैठे हैं, अगर एक कोई बोला एक संस्कृति, एक भाषा, एक विचार होता तो 5 लोग को बैठाकर चर्चा थोड़ी करते सर। आप पैनल में चर्चा कर रहे हैं, ये राष्ट्रवाद का कोई आधार नहीं हो सकता ना। क्या बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रवाद का आधार सिर्फ इतना होता है सर कि जो देश के हित में हो उस पर बात हो। देश हित अलग है, राष्ट्रवाद अलग है सर। ये वाली परिभाषा आपकी किताब में छापिएगा सर, मुझे तो नहीं लग रहा ठीक। खैर, अगला सवाल ये है, आपने प्रश्न किया, हाँ ठीक है, मुझे नहीं पसंद आया ये वाला, मैं नहीं ले रहा, मैंने छोड़ दिया। आपका राष्ट्रवाद, आपको मुबारक। आप इजाजत दे तो एक बात और मैं बोलना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे, चर्चा हो रही थी कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जाना जो है गुनाह हो गया। मैं ये कह रहा हूं, चीन के समारोह में मैं ये कह रहा हूं कि ये घटना देश की संप्रभुता पर खतरा नहीं है, लेकिन देश की संप्रभुता पर खतरा तब हुआ जब पाकिस्तान की ISI आकर के पठानकोट में जांच करके गई। देश की संप्रभुता के साथ में समझौता किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने हमें जांच करने नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता का ख्याल था। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। अच्छा प्रेम कुमार जी, मुझे बताइए, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन से डोनेशन लेना वो भी देश के हित में था? इस मामले में एक बात साफ है, अगर ये देश के कानून के खिलाफ था तो एक्शन होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रोपेगेंडा बना करके राजनीतिक फायदा उठाने या विद्वेष के तहत इस मामले का डंका पीटा जाता है। ठीक है, अगर 2008 में मुझे एक बात बताइए चंदा लिया सर, तो क्यों नहीं आज तक एक मुझे ये बताइए सर, लीगल आधार पर किए गए? मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, मैं अब आपसे एक एग्जाम्पल देकर पूछता हूं। आपके घर में, हम या मेरे ही घर में, मान लीजिए मैं अपने पे ले लेता हूं, आपको बोलूंगा आपको बुरा लग जाएगा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं कि मेरी माता जी को कोई गाली देकर जाए, मेरी माता जी के साथ कोई उनका अपमान करे, अभद्र व्यवहार करे, क्या कोई कानून देखना चाहिए क्या कि मुझे उससे दोस्ती रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, उसे उधार लेना चाहिए, उसके बाइक पर घूमने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना, ये व्यक्तिगत उदाहरण दे रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम राष्ट्र के संदर्भ में बात राष्ट्र भी माँ ही है सर, देश के संदर्भ में बात, भारत भी माँ ही है सर, इसलिए माँ का एग्जाम्पल दिया। आप नहीं मानते होंगे, मैं मानता हूं सर। नहीं, ये जबरन किसी पर अपने विचार, जबरन क्या सर? अभी आपको कोई इस पैनल में आपके माँ बाप के खिलाफ गलत बोलेगा ना, अभी आप माइक फेंक कर चले जाइएगा। लेकिन देश के खिलाफ कुछ भी हो जाए तो आप कहते हैं कानून नहीं है, तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए झोली भर के पैसा। प्रश्न ये है, हमारा देश को संविधान है कि नहीं देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए? आप सर, इस देश की भावनाएं, देशभक्ति के लिए आपकी भावनाएं संविधान से तय होंगी। राजनीतिक हर्षवर्धन जी, क्या अब आप आपके देश के लिए क्या भला है, नहीं भला है, ये एक किताब संविधान की खोल के चेक करेंगे कि इसमें सेट बैठता है कि नहीं बैठता है?
राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि संविधान देश प्रेम सिखाने के लिए नहीं बना हुआ। संविधान इसलिए है कि हम इस भारत को, इस भारतवर्ष में रहने वालों को, यहाँ की जो भी नियम कायदे कानून है, इसकी विविधता के साथ एकता अखंडता कायम रखने के लिए संविधान के अनुसार चलेंगे, वो सर्वोपरि सर्वोच्च होगा। लेकिन देश प्रेम के लिए तो आपको इस जमीन से, यहाँ की संस्कृति के, यहाँ के मूल विचार से, उससे आपको प्रेम करना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं मानना क्या देश प्रेम होगा, दुनिया में कोई आपको ये नहीं सिखा सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस पर कभी बात नहीं कर पाएंगे। कभी भी चीन में होने वाले हत्या नरसंहार पर ये बात नहीं करते हैं। कभी भी ये तिब्बत के जिस तरह से चीन ने कब्जा कर लिया उस पर चर्चा नहीं करते। इसमें निंदा नहीं की। कभी ये नहीं बताते हैं कि जो बाबा मार्क्स कह गए थे, जो दास कैपिटल पढ़ा रहे थे, कि आजकल के कम्युनिस्ट तो दास कैपिटल पढ़े भी नहीं होंगे। जो बाबा मार्क्स कह गए थे उसको लेके पूरा शीर्षासन करा दिया चाइना ने। और जितनी पूंजीवादी शक्तियां थी अपने लिहाज से उनको किया, लेकिन कहां तक? वो वहां तक किया जहां तक अली बाबा का फाउंडर शी जिनपिंग के लिए खतरा न बने। और दुनिया भर के कम्युनिस्ट इसी तरह से बोलबंदी करते हैं। एक ही देश है जिसके साथ बड़े अच्छे संबंध है, जिसको उत्तर कोरिया कहते हैं। ट्रेन से आते हैं वो भाई साहब जी एक तरह का बाल कटाते हैं। तो एक संस्कृति, एक कपड़ा, एक बाल, एक तरह से दिखना, एक तरह से रहना, ये कम्युनिस्टों की आदत है। ठीक है, विवेक जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। विवेक जी, विविधता वाला देश है, उसके लिहाज से चलता है, और यही हमारा राष्ट्रवाद है, यही देश। अरे अब आप सुनिए सर, आपका राष्ट्रवाद जो है वो बड़ा नैरो है। आपके राष्ट्रवाद की परिभाषा सुने। अरे अब आप सुनिए सर, देखिए पहली चीज है, एक होता है ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, जिसको हम कहते हैं हमारे देश के प्रति आपकी ड्यूटी क्या है। इसको कई शब्द हैं, देखिए, एक हो गया ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, एक हो गया देश प्रेम, एक हो गया नेशनलिज्म। ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, अगर नेशनलिज्म है तो हम सारे नेशनलिस्ट हैं। हमारी जो जो ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ द नेशन हमें करनी चाहिए। आप सरकारी नौकरी में हैं, ड्यूटी करिए। ट्रैफिक हवलदार हैं, ड्यूटी करिए। आप क्लर्क हैं, रेलवे टिकट कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, अपनी ड्यूटी करिए। अगर ये नेशनलिज्म है, हम नेशनलिस्ट हैं। अगर आपका नेशनलिज्म लेकिन कहता है कि एक वेग सा कॉन्सेप्ट देश प्रेम का निकाल करके स्पेसिफिक रिलीजन को हम फेवर करें, उसके अगेंस्ट जो निम्न जातियां हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुसलमान हैं, वो उसका हिस्सा ही नहीं है। और नेशनलिज्म एक चलिए आप कहां चले गए 1000 साल पुराना विवेक जी? अगर अब मुसलमान कहां से आ गए? नेशनलिस्ट तब नहीं है। आपके नेशनलिज्म और हमारे नेशनलिज्म में फर्क है। और दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कम्युनिस्ट नेशंस, ऑल द कैपिटलिस्ट नेशन। ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, दिस इज नेशनलिज्म। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने क्या एक्शन उठाए, दिस इज नेशनलिज्म। हम 85% हिंदू हैं। अगर देश में भ्रष्टाचार है तो उसके लिए हम 85% हिंदू रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है। अब इसमें हिंदू हो गया, से आ गया देश। नहीं, मैं इनको जरा राष्ट्रवाद समझा रहा हूं। ये सर, ये कौन सा कैलकुलेशन है? फिर तो इस देश में जो हुआ उसके लिए हिंदू जिम्मेदार है, क्योंकि हम 85% है। देश का बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि हम 85% हिंदू, चाहे रेलवे टिकट कलेक्टर हो, ट्रैफिक हवलदार हो, पुलिसमैन हो, क्लर्क हो, आईएएस हो। हमने भ्रष्टाचार किया 1947 से आज तक, बिकॉज वी आर इन मेजॉरिटी। विवेक जी, अगर आपको हिंदू होने से इतनी समस्या है तो आप कन्वर्ट हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना क्योंकि 85% हिंदू हैं इसलिए इस देश में सब हिंदुओं ने कर दी, वो क्या हिंदू देखकर कर रहा है सर? अगर आप 85% आप मेजॉरिटी में है सर, और भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट विवेक जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मिनट रुकिए हर्षवर्धन जी, एक मिनट रुकिए। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में मुसलमान है, पाकिस्तान दुनिया में आतंक फैला रहा है। मैं बोलूं कि मुसलमानों ने आतंक फैलाया? इसीलिए मैं बोलूं मुसलमानों ने आतंक फैलाया, तब तो इस्लामोफोबिया हो जाता है। और यहाँ आपको बड़ा पता नहीं आप लोगों को क्या सुकून मिलता है हिंदू को गाली देने में। भाई सर, बात हिंदू को गाली कोई नहीं दे रहा। आप दे रहे हैं एक करप्ट आदमी का धर्म देख रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट का धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। आप सुनिए सर, ये हिंदूवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं बीजेपी के समर्थन में आऊंगा जिस तरीके बोलेंगे, हम कश्मीर से कन्याकुमारी। जफर इस्लाम साहब, सारी समस्या की जड़ आप हैं, क्योंकि आप हिंदूवादी पार्टी है, इसलिए हिंदू को गाली खानी पड़ती है, क्योंकि विरोध आपका करना है। गाली नहीं खानी पड़ती सर, हम हिंदुओं ने अपने देश। हम हिंदू मत बोलिए सर, आप उसको हिंदू के नजर से देखते होंगे, मैं नहीं देखता। आप ना देखें सर, मैं नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं। करप्ट होता है, उसका धर्म हो गया। वाह,
क्या बात है? तो सत्ता में ही नहीं है कहीं, दलित तो सत्ता में नहीं गई। मैं जरा मैं जवाब का बेड़ा गर्क किया है, ये सच्चाई है, इसको माने या ना माने, और दूसरों के ऊपर आप उंगली उठा दीजिए। मैं जवाब इस देश को खतरा मुसलमानों से, अरे इस देश को खतरा भ्रष्टाचार से है, जो हम जफर इस्लाम आप बोलिए। रोज सड़क पे करते हैं। मैं जवाब दे, अरे भाई ये हो गया, बोलिए जफर भाई। सुन लीजिए अब जवाब। देखिए ये इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जाति पाति इसका देशभक्ति से क्या लेना है? ये तो आपकी सोच है, इसलिए कि आप देशभक्त है नहीं, इसलिए आप इस तरह की सोच रहे हैं। अरे भाई इसका है कि आप जो आपके राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करे, देश के साथ धोखा नहीं, देश के साथ खड़े रहे, दुश्मनों के साथ ना खड़े रहे, ऐसी ताकतों के साथ मत खड़े रहे, ऐसी ताकतों के साथ मत खड़े रहिए जो देश के लिए दुश्मन है। ये नेशनलिज्म एक शैलो कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लिए है कि आपको राजनीति करनी है, उसको आप राजनीति करनी है। 137 करोड़ 136 करोड़ जो बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो क्या रिलीजन लेके बोलते हैं क्या? किसी का जात पात लेके बोलते हैं, किसी का धर्म लेके बोलते हैं? वो आपका निजी चीज है, उसका कोई लेना देना नहीं है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रवाद से। सुन लीजिए, ये आपकी सोच है, आपकी सोच है, इसलिए कि आप इस तरह की सोच, गंदी घटिया सोच रखते हैं। और कोई मुसलमान नहीं है आपके शैलो हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की स्थापना में। प्रदीप जी, कोई हिंदू राष्ट्र, प्रदीप जी, हिंदू राष्ट्र विवेक जी के दिमाग में बसा हो तो पता नहीं, मैं तो हिंदू राष्ट्र में नहीं रह रहा, बार लेकिन ये यही फर्क है, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ अपने मुल्क से, अपने धर्म से जो दिक्कत है लेफ्ट को, यही समस्या की जड़ है। अलग आप पाकिस्तान अगर मुस्लिम मेजोरिटी है तो आप नहीं कहेंगे कि दुनिया भर में इस्लाम जो है या मुसलमान जो है वो आतंकवाद फैला रहा है। इंडिया को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। नहीं बन रहा भाई, बनेगा कैसे? तो सोशलिस्ट रखना है, हम भी यही कह रहे हैं, नहीं बनाना है, मेजोरिटिज्म नहीं है। इंडिया को तो चीन भी नहीं बनाना है सर, आप लेफ्ट वाले चीन भी नहीं बना पाएंगे। प्रदीप जी, बनने नहीं देंगे। ऐसा है सुशांत जी, ऐसा है कि ये समस्या की जड़ नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के भारत में पतन का कारण। ये कभी अपने इस देश की अस्मिता से अपने को जोड़ ही नहीं पाए, इस देश की संस्कृति से जोड़ नहीं पाए। ये रहते यहाँ हैं, राजनीति यहाँ करते हैं, लेकिन ये गवर्न होते हैं बाहर। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मैं दो सवाल पूछ रहा हूँ विवेक जी, मैं सिर्फ मुखालिफत करेंगे आपकी। विवेक जी, मेरे पास समय नहीं है, एक लास्ट कमेंट प्रदीप जी दे रहे हैं, उन्हें देने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विवेक जी ने राष्ट्रवाद की बड़ी अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य जो है वो राष्ट्रवाद, वो देशभक्ति है। तो ये बताइए, 34 साल जो अपने विरोधियों का कत्लेआम किया बंगाल में, केरल में खिलाफ बोलने पर प्रोफेसर का हाथ कटवा दिया, कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई, ये देश के प्रति कर्तव्य था। दुश्मन देश जिसने आक्रमण किया, हमारी भूमि पर कब्जा किया, उसकी सेनाओं का स्वागत करना, क्या ये राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है? यही आपकी नजर में राष्ट्रवाद की परिभाषा है। साथ खड़े हैं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का यही इजहार है आपके लिए। इसी तरह से आप बताते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य ये है। सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज नहीं है, इंडिया बड़ा व्यापार। विवेक जी, मैं बस इतना ही कहूंगा, बीजेपी का विरोध करना है कीजिए, आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते हर बात में हिंदू को घसीट के जो ले आते हैं ये मत कीजिए प्लीज। और बाकी इस किताब में जो लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, लोग पढ़ें अपने हिसाब से। जो लेफ्ट का इतिहास है, जो लेफ्ट का भविष्य होगा, वो तो पता ही है कि क्या स्थिति है, और जो वर्तमान है वो देखकर लोग अपने हिसाब से तय करें। हमने पूरी कोशिश की कि हर पक्ष सामने आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।